हेलो व्यूअर्स, हम कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं जो कि लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आपके लिए वर्ष 2021-22 के लिए नई प्रश्न बैंक आई है और इसके आधार पर ही आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो शुरू करते हैं। इसके आगे के दो भाग पार्ट 1 और 2 हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही बना चुके हैं पार्ट 1 और 2। आज हम पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, महाकाव्य का कथावस्तु कैसा होता है। यहाँ आना था महाकाव्य की कथावस्तु कैसी होती है। तो यहाँ महाकाव्य की कथावस्तु होती है विस्तृत। ठीक है, विस्तृत होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है। तो इनके प्रमुख महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है इनका प्रमुख महाकाव्य है। ठीक है। इसके बाद अगला है, एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो खंड काव्य का नाम हम लिख देंगे पंचवटी। पंचवटी जो है खंड काव्य है और इसके जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है। इसके बाद है, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं काव्य के। तो यहाँ पर जो प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आपके लिए बनाई गई है, इसे हमें करना आवश्यक है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आने की पूरी संभावना है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होगी या नहीं, और इसी प्रकार के कमेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम होगी या नहीं, लेकिन हमें एग्ज़ाम की तैयारी तो करते ही रहना चाहिए। यदि एग्ज़ाम होने वाली हो और आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप क्या करोगे। इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी हमें करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं फिर से। काव्य के कितने भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं। इसके बाद अगला है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। इसके बाद अगला है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति। इसके बाद अगला है, मुक्तक काव्य के भेद बताइए और उनके नाम लिखिए। तो मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं। पहला है पाठ्य मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, और दूसरा है गेय मुक्तक, दूसरा है गेय मुक्तक। तो मुक्तक काव्य के 2 भेद है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, जबकि प्रबंध काव्य के 3 भेद है। इसके बाद अगला है, चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसके बाद अगला है, रस के प्रमुख अंग कितने हैं। तो रस के प्रमुख अंग होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ आना था कि जब, ठीक है, जब काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा रस। इसके बाद अगला है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तो रस जो है 10 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, उसमें 10वां रस भी मान लिया गया है। तो 9 रस और उनके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रस और उनके स्थायी भाव के क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो हम करेंगे, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो यह सत्य है, आपको यहाँ सत्य लिखना है। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध होता है। तो यह भी सत्य है। इसके बाद है, खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं। तो यह असत्य है। ठीक है, खंड काव्य में अनेक सर्ग नहीं होते हैं। महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो यह असत्य, क्योंकि महाकाव्य जो है बहुत विस्तृत होता है और इसमें एक से अधिक प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है। इसके बाद है, खंड काव्य की कथावस्तु विस्तृत होती है। तो यह असत्य है, क्योंकि खंड काव्य की कथावस्तु जो है संक्षिप्त होती है, जबकि महाकाव्य की कथावस्तु विस्तृत होती है। इसके बाद अगला, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। तो यह असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में 8 या अधिक, ठीक है, 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। इसके बाद अगला है, मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है। तो यह सत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, यह भी सत्य है, इसे आभूषण भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो 9वां है,
मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है तो यह सत्य है। इसके बाद अगला है कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला है खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है तो यह असत्य है। और कविता का आंतरिक रूप लय है, कविता का आंतरिक रूप लय है तो यह असत्य है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो अगला 13 नंबर का है, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है तो यह सत्य है। इसके बाद अगला है जहाँ मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है तो यह सत्य है। और स्थायी भाव के कारण को विभाव, यहाँ विभाव आना चाहिए था, विभाव कहा जाता है तो यह सत्य है। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर जो यहाँ चौथा दे रखा है। तो ये जो प्रश्न है इनके 30-30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। तो ये जो प्रश्न है इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके उत्तर हम लिखकर बताएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लिखकर बताएंगे जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इनके उत्तर हमें 30-30 शब्दों में लिखना है। ये सभी व्याकरण के प्रश्न हैं तो इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम लिखकर बताएंगे अलग से। और यहाँ 75 शब्दों में उत्तर लिखने वाले हैं। यह भी व्याकरण के प्रश्न हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लिख के बताने वाले हैं, अलग से इसका वीडियो बन जाएगा। तो अगला जो है इकाई 3 हम देखेंगे। तो इकाई 3 में जो दे रखा है क्षितिज भाग 2 काव्य खंड है, गद्य खंड की विधाओं का परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या और इसके बाद है विषय वस्तु और विचार बोध पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें से जो यहाँ पर दे रखा है कि ये पाठ हटा दिए गए हैं। लासा की और सावले सपनों की आज जो है गद्य खंड से 2 पाठ हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके एग्जाम में पहला प्रश्न बनता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। तो जानवरों में सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है गधा। इसके बाद है ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुँच गए हैं। तो ऋषि मुनियों के गुण गधे में पहुँच गए हैं। इसके बाद है अड़ियल का अर्थ है। तो अड़ियल का अर्थ होगा हड्डी। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ठीक है, गद्य हमारी जो है स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है एकांकी में अंक होता है तो एकांकी में 1 अंक होता है। इसके बाद अगला जो है 6 नंबर का रिपोर्टार्ज शब्द है। तो रिपोर्टार्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसके बाद अगला है हमारी नई संस्कृति की विशेषता है। तो यह अनुकरण की संस्कृति है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 8 है सेनापति दुख प्रकट करते हुए बात कर रहा था। सेनापति दुख प्रकट करते हुए बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे नाना साहब से, लॉर्ड कैनिंग से, आउटरम से या मैना से। तो सेनापति दुख प्रकट करते हुए बात कर रहा था आउटरम से। इसके बाद अगला है फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया है। फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर आएगा चेहरे पर मुस्कान लाने की। ठीक है, चेहरे पर मुस्कान लाने की। इसके बाद अगला है आज सपने के खोने की बात की गई है। आज सपने के खोने की बात की गई है हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के। इसके बाद अगला है लेखक जब वहाँ पहुँचा उस समय सूरज। तो यहाँ जो है प्रश्न नंबर 11 था लेखक जब वहाँ पहुँचा उस समय सूरज सिर पर चढ़ आया था। सिर पर चढ़ आया था। अब इसके बाद हम रिक्त स्थान देखेंगे। तो रिक्त स्थान जो है इसमें आपके रिक्त स्थान के पीछे 2 ऑप्शन आएंगे। 2 में से जो सही हो वो आपको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहला प्रेमचंद का जन्म में हुआ था बनारस या लाहौर। तो यहाँ आएगा बनारस में। प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। दूसरा है गधे का छोटा भाई भी है, उसका नाम है बेल। गधे का छोटा भाई है बेल। अगला है बेल का स्थान गधे से। तो बेल का स्थान गधे से ऊंचा है। अच्छा, अगला जो है बेल का स्थान गधे से। तो बेल का स्थान गधे से ऊंचा है।
इसके बाद है लेखक के सामने का फोटो है, तो लेखक के सामने प्रेमचंद का फोटो है। लेखक की दृष्टि पर अटक गई, तो लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई थी। इसके बाद अगला है प्रेमचंद जी साहित्यकार थे, आदर्शवादी यथार्थवादी, तो वे यथार्थवादी थे। इसके बाद अगला है गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी से ग्रहण किया जा सकता है, तो यहाँ आएगा आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद अगला है पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना कहलाती है, तो पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना इसके बाद अगला है पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना नाटक कहलाती है, यहाँ आएगा नाटक, ठीक है, नाटक कहलाती है। इसके बाद अगला है एकांकी में होता है एक अंक या अनेक अंक, तो एकांकी में एक अंक होता है। अगला है सांस्कृतिक अस्मिता से आशय हमारी सांस्कृतिक पहचान। इसके बाद अगला है उपभोगवादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य बढ़ रही है, तो यहाँ दूरी बढ़ रही है। मैना साहसी थी, वह जनरल हे से अपनी बातें साहस पूर्वक कह देती है। इसके बाद अगला नाना साहब की पुत्री मैना का अपने से बहुत लगाव था, तो प्रासाद मतलब जो उनका जो महल था उससे बहुत लगाव था। अगला है जूता सदे हुई टोपी से कीमती रहता है, ठीक है, कीमती रहता है। इसके बाद आगे के जो हैं 15 नंबर का प्रश्न है, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी है। अगला है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और भाषा के जानकार थे, ठीक है, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और किसके जानकार थे, तो यहाँ आ जाएगा उर्दू के। इसके बाद है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे, तो विदुषी बनाना चाहते थे। कुत्ता अपने मालिक से करता है निस्वार्थ प्रेम करता है। इसके बाद अगला है मैना कभी हो सकती है मेरा विश्वास भी नहीं था, तो यहाँ पे आएगा करुण, मैना कभी करुण भी हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं था। इसके बाद अगला है मुख हृदय का आत्मनिवेदन है, तो प्राणपद आत्मनिवेदन है। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान थे जिस तरह के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उदाहरण के रूप में दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट है, आप एक या दो बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब अगला जो प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। बुद्धिहीन प्राणी, तो बुद्धिहीन प्राणी कौन है, गधा है। सेनापति हे की पुत्री, तो सेनापति हे की पुत्री थी मेरी। झूरी का साला, तो झूरी का साला है गया। लेखक की नज़र अटक गई, लेखक की नज़र अटक गई थी प्रेमचंद के फटे जूते पर। और नाना साहब की पुत्री है मैना। आपको एग्जाम में जिसके सामने जो सही है वही लिखना है, इस तरह से लाइन नहीं बनाना है। इसके बाद अगली जो जोड़ी है वह देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है प्रेमचंद, तो प्रेमचंद जो है इनके उपन्यासों के नाम है सेवा सदन और रंगभूमि। इसके बाद अगला है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का जो रचना है हंसते हैं रोते हैं। इसके बाद अगला जो है संस्कृति तथा शिक्षा, श्यामाचरण दुबे की रचना है। इसके बाद है चपला देवी, और चपला देवी की जो रचना है वह है संवाद शैली और रिपोर्टाज। इसके बाद अगला है महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं निर्जा, निहार और रश्मि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है उपन्यास है इनका बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न बैंक से महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ दे रखे हैं वो हम सारे कर रहे हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न बाद में बनाए जाएंगे और इसके जो 30 शब्दों और 75 शब्दों वाले जो उत्तर लिखने के हैं उनके उत्तर अलग से हम कॉपी में लिखकर बताएंगे और उसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।